इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आपको आंसर मिलेंगे। आप सभी जानते हो कि आपकी जो केमिस्ट्री की एग्ज़ाम 18 मार्च को, उसी को लेकर फिजिकल केमिस्ट्री की जो आपके जो चैप्टर थे उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मैंने कंप्लीट करवा दिया और ये तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स के हम आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट वाले चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको इस सीरीज़ के तहत चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि चैप्टर 3 की जो रासायनिक बलगतिकी है इसकी मैंने अलग से पहले भी क्लास ले चुका हूँ, जिसके अंदर आपको 3 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है विथ टॉपिक। हर प्रकार के टॉपिक को 3 घंटे की क्लास में हमने कंप्लीट करवा रखा है। तो आप एमकी बूस्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो उसमें 3 घंटे के मतलब एक घंटे के 3 वीडियो मिलेंगे। अगर आप उसको देख लेते तो आपका ये जो चैप्टर वो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा रखा है, वहाँ से भी आप चाहो तो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है कि रासायनिक बलगतिकी। जो पहला क्वेश्चन क्या है, इस चित्र से, इस चैप्टर से आपके आरेख वाला क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला आरेख बनाइए। या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। इस कथन को अभिक्रिया निर्देशांक व ऊर्जा में वक्र अर्थात बना के समझा। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो इस प्रकार से नीचे हमने लिखा अभिक्रिया निर्देशांक, नीचे क्या लिखा हमने अभिक्रिया निर्देशांक, इधर हमने लिखा आपके स्थितिज ऊर्जा। अब देखो पहले पथ में उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और ये जो दूसरा पथ है आपका, ये जो आपको दो दिखाई दे रहा है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हमने मान लिया कि इसकी सक्रियण ऊर्जा E(A1) है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी सक्रियण ऊर्जा E(A2) है। तो यहाँ इसकी ये क्या होती है, औसत ऊर्जा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो तो हो जाएगा आपका क्या, E(A1), और यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका E(A2). तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अभिक्रिया आसानी से, अभिकारक वो आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख सकते हो वक्र से स्पष्ट है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की प्रकृति समझें कि अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है। आप सभी जानते हो अभिक्रिया का वेग और अगला वेग स्थिरांक में क्या अंतर है। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया वेग कहते हैं। कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जब सभी अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो जाए, 1, जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग आपको क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। तो क्या लिखोगे कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तब अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि व आणविकता। आणविकता को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, अणुसंख्यता। तो अभिक्रिया की कोटि व आणविकता अर्थात अणुसंख्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ हमने लिखा अणुसंख्यता और दूसरी होती है कोटि। आणविकता क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या आयनों की संख्या आणविकता कहलाती है। सिंपल से डेफिनेशन है, ये भी अच्छा है। आणविकता किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या आणविकता कहलाती है। अब कोटि की बात करें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जिन पर
अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे कोटि कहते हैं। समझना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे हम कोटि कहते हैं। तो कम से कम जब भी आप अंतर करो तो 2 अंतर मिनिमम होने चाहिए। तो पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन का हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे हम बात करें अगला अंतर कि जो आपकी आणविकता थी वो एक सैद्धांतिक मान है, जबकि कोटि होती है वो कैसा मान होता है, प्रायोगिक राशि होती है, प्रायोगिक मान होता है। आणविकता या जो अणुसंख्यता है वो केवल प्राकृत संख्या होती है, अर्थात एक तो इसका मान शून्य नहीं होता है, दूसरा ये दशमलव में या भिन्न में नहीं होती है। जबकि कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी और धनात्मक तीनों मान हो सकते हैं। तो ये काफ़ी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, क्वेश्चन 5 नंबर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि शून्य कोटि या प्रथम कोटि दोनों में से एक आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में कंपलसरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसका पूरा डेरिवेशन है। आपको तो लास्ट वाला डेरिवेशन याद होना चाहिए, बाकी इसको कैलकुलेट कर लेना कि k बराबर x अपॉन टी। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या था, k बराबर x अपॉन टी। एक चीज़ और कि काफ़ी बच्चों की ये शून्य कोटि और प्रथम कोटि में परेशानी है, तो मैंने दोनों कोटियों के लिए अलग अलग वीडियो बनाया है, जिसमें शून्य कोटि किसे कहते हैं, इसका समाकलित वेग समीकरण और अर्धआयुकाल पूरा बताया एग्जाम्पल सहित, और दूसरा प्रथम कोटि के लिए। तो ये दोनों का वीडियो भी मैं अलग से इस वीडियो के लिंक में लगा दूंगा, जिसके बाद अगर आपको इनमें डाउट हो तब आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, k बराबर x अपॉन टी। अगला बात करें अर्धआयुकाल किसे कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धआयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो बेटा, अर्धआयुकाल का मतलब क्या होता है, अभिकारक की आद्य सांद्रता किस में बदल जाए, उत्पाद में, उसमें लगे समय को अर्धआयुकाल कहते हैं। वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी हो जाए, आधी रह जाए, मतलब अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे अर्धआयुकाल कहते हैं। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण तो अभी हमने लिखा था k बराबर x अपॉन टी होता है। अब अगर इसका अर्धआयुकाल के फॉर्मूले की बात करें, इसका अर्धआयुकाल का फॉर्मूला, तो इसको हम लिखते हैं टी हाफ बराबर, यहाँ तो रिप्रेजेंट ऐसे किया है, हम चाहे तो इसको आर नोट से कर सकते हैं, टी हाफ बराबर आर नोट अपॉन 2k, आर नोट अपॉन 2k। तो देखो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से ये एग्जिटीज आप याद कर लेना कि शून्य कोटि अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो k बराबर क्या होगा आपका x अपॉन टी। ये तो था आपका समाकलित वेग समीकरण। अब अर्धआयुकाल के लिए लिखें तो टी हाफ बराबर आर नोट अपॉन 2k। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है। अब देखो यहाँ पे समझना कि ये क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो जो अर्धआयुकाल होता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो स्पष्ट है कि इसका अर्धआयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद वो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे है। देखो कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा जरूर। शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांकों की मात्रक की गणना कीजिए। तो बेटा शून्य कोटि का मात्रक क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से बिल्कुल याद होना चाहिए, शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक की बात करें, के का मान क्या होगा, हिंदी में लिख लेते हैं, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब ध्यान रखना, यही मात्रक किसका होता है, अभिक्रिया के वेग का। याद कर लेना, अब प्रश्न आ जाएगी अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखे तो आपको ये लिखना है। अगला है प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि जिसको आप K1 से भी चाहो तो रिपीट कर सकते हो, इसका मात्रक क्या होगा, वेग नियतांक का मात्रक सेकंड इनवर्स। इसके बाद है द्वितीय कोटि,
मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब मैंने इसको पूरा लिखा है। द्वितीय कोटि K2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये तीनों में से एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से ये स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखो समझना, प्रथम कोटि का निर्भर नहीं करता है, जबकि शून्य कोटि का निर्भर करता है। देखो प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बराबर 0.693/K। तो बताओ इसमें कहाँ अभिकारक आया है? कहीं पर अभिकारक की सांद्रता आई है क्या? नहीं आई है। तो उससे आप कह सकते हो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से स्पष्ट है कि इसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, तो ये आ गया ना, टी हाफ बराबर 0.693/K। अगला क्वेश्चन है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्या लिखा है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न क्या था कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी हो, 2 हो, और कोटि 1 होती है, उसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 और कोटि 1 हो, उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन जो आपके सामने है। तो CH3COO2H5+H2O अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एल्कोहल बनता है। यहाँ अभिक्रिया का वेग देखो 1 और 1 2, तो इसकी जो आणविकता है वो कितनी होगी, 2। लेकिन जब हम कोटि की बात करते हैं तो अभिक्रिया का वेग केवल इस पर निर्भर करेगा, जल पर निर्भर, इस पर निर्भर करता है। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1। तो लिखने का तरीका क्या होगा, वेग बराबर K CH3COO2H5। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी को घुमा के पूछ दिया कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया समझाइए। तो ये सीधी सी बात है। और यहाँ आप एक लाइन विशेष ये ऐड कर सकते हो कि स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः इसकी कोटि 1 व आणविकता 2 है। ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आपको याद होगा। इसके बाद इसी का एक और एग्जाम्पल आता है, इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन सुक्रोज। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन किस प्रकार की अभिक्रिया, उदाहरण दीजिए। तो सीधी बात है, इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन कैसी अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि इसका भी वेग केवल ये क्या आपका शर्करा है जिसको आप इच्छु शर्करा या सुक्रोज कहते हो पर निर्भर करता है। तो इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसका वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगला न्यूमेरिकल की बात करें, इस चैप्टर से भी आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10 सेकेंड है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10 सेकेंड है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, तो फॉर्मूला क्या था, K बराबर 0.693/T हाफ। वेग स्थिरांक की गणना करनी है, अर्धायुकाल कितना दिया, 10, तो 10 है। इसको करोगे तो यहाँ आपका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इसमें कोई परेशानी आपके नहीं होनी चाहिए। अगला, प्रथम कोटि अभिक्रिया का आपको वेग स्थिरांक दे दिया 5 × 10⁻14, यहाँ लिखा 5 × 10⁻14 है, सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करें तो फॉर्मूला तो आप जानते हो, टी हाफ बराबर 0.693/K। तो K का मान रख दो। अब इसका बेटा कैलकुलेट तो आपको ही करना पड़ेगा। कैलकुलेट करोगे तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा 1.38 × 10⁻13 सेकेंड। अगला बेटा अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट भी है। निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। ये जो आपको अभिक्रिया दी गई है इनकी आपको कोटि बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम नाभिकीय क्षय कौन सी कोटि होती है, प्रथम कोटि। याद कर लेना, जितनी भी नाभिकीय अपघटन अभिक्रिया, नाभिकीय अपघटन या रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है वो कौन सी कोटि की होती है, प्रथम कोटि की। अगला,
उच्च दाब पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का वियोजन कौन सी कोटि? शून्य कोटि। तो सीधी सी बात याद करना है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होती है तो वो कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होगी तो कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की। एथीन का हाइड्रोजनन प्रथम कोटि, N2O का अपघटन प्रथम कोटि। तो याद कर लेना कि प्रश्न आ सकता है, कृत्रिम नाभ की इच्छा है, अभिक्रिया प्रथम कोटि, उच्च दाब पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का वियोजन शून्य कोटि, एथीन का हाइड्रोजनन प्रथम कोटि, N2O का अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है। किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स है। तो कोटि बताइए। तो सीधी सी बात है, सेकंड इनवर्स अभी हमने पढ़ा था किसकी इकाई होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। इसके बाद जो बड़ा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, अगर आप इनको याद करके जाओगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर इनके आंसर आपको आते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप। किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक में कितनी वृद्धि होती है? तो ताप गुणांक पढ़ा था कि वेग स्थिरांक लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर में 10 डिग्री वृद्धि करने पर स्थिरांक वो लगभग कितना गुना? 2 गुना बढ़ जाता है। अगला, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई दीजिए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की क्या बतानी है? आपको इकाई बतानी है। तो अगर वेग नियतांक की बात करें तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, क्या हो जाएगी? K2 की अगर याद करनी है तो मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। अब देखो बेटा अगला, आर्यनीय समीकरण के आधार पर ln के व 1/t के मध्य ग्राफ खींचिए। तो बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आर्यनीय समीकरण क्या होती है। आर्यनीय समीकरण होता है k बराबर a e की पावर माइनस EA/RT। समीकरण क्या आते हैं? k बराबर a e की पावर माइनस EA/RT। ये क्या आपकी आर्यनीय समीकरण है, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये समीकरण आती है बीच में ln k बराबर ln a माइनस EA/80। तो अगर आपने y बराबर mx प्लस c वाला इक्वेशन पढ़ी है तो उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और ये आपका ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ग्राफ के लिए आप जानते हो ये y हो जाएगा, ये mx है और ये आपका c है, ठीक है। तो y इधर आ गया ln के x 1/t, ठीक है। और ये जो c है जिसको आप क्या बोलते हो? c को अंतर्गत ln a, और जो m होता है वो ढाल माइनस EA/R को रिप्रेजेंट करता है। अगला, अभिक्रिया C12H22O11 प्लस H2 ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए वेग व्यंजक। देखो अभी अगर आपने ये अभिक्रिया पढ़ी हो तो अभी इसी को हमने पढ़ा था कि इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन या सुक्रोज का अपघटन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग केवल इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले बात तो प्रथम कोटि होगी और प्रथम कोटि के अनुसार वेग बराबर k ये आ जाएगा। अगला प्रश्न, ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना आपको? ताप गुणांक को। तो क्या लिख सकते हो कि T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 व T डिग्री सेल्सियस के तापांतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। तो KT प्लस 10 अपॉन KT का अनुपात क्या कहलाता है बेटा? आपका ताप गुणांक। इसको ऐसे याद कर लेना, ताप गुणांक बराबर KT प्लस 10 और KT। इसका मतलब होगा कि T टेम्परेचर पर वेग नियतांक और T प्लस 10 पर उसके वेग नियतांक का अनुपात क्या कहलाता है? आपका ताप गुणांक कहलाता है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस
10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि हो जाती है। नामांकित वितरण आरेख बनाइए। तो यह आरेख बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है और कम से कम हर 2-3 सालों से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसको बोलते हैं वितरण आरेख कि टेम्परेचर में जैसे 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की है तो उसकी ग्राफ में या सक्रियण ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या या प्रभावित संकेत करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो इस ग्राफ अगर आपको यहाँ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा तो बुक के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो जाती। नामांकित वितरण वक्र आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, इसके बाद बेटा चलते इसके आगे वाले और क्वेश्चनों पे कि वक्र से आप समझ गएंगे। वक्र से स्पष्ट है कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर ग्राफ दाईं ओर खिसक जाता है। अतः वक्र द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल पहले की तुलना में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है और अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अगर इस चैप्टर का अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिकों की जो प्लेलिस्ट वो लगा रखी है, उसको आप देखकर अच्छी तरह से इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान अर्थात वेग नियतांक का मान ये दे दिया। आपको क्या याद करनी है, आधाविकाल। तो टी हाफ बराबर के का मान दे दिया, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आंसर। अब देखो बेटा यहाँ पर ये 10 की पावर के, यहाँ 10 की पावर माइनस में तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगला, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक तो होता है आपका अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। दूसरा ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तीसरा उत्प्रेरक। चौथा विकिरण, कुछ अभिक्रिया विशेष विकिरणों की उपस्थिति में जल्दी संपन्न होती है। और पांचवा क्रिया कारक व उत्पाद की प्रकृति। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक अभिकारक की सांद्रता, दूसरा उत्प्रेरक, तीसरा ताप, चौथा विकिरण और पांचवा क्रिया कारक व उत्पाद की प्रकृति। बेटा यहाँ पर एक कारक और बच गया है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर करें। एक कारक और है जहाँ जो इसमें शेष रह गया, अगर आप जानते हो तो कमेंट्स करें। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला, वेग नियम को परिभाषित कीजिए। वेग नियम को क्या करना, परिभाषित कीजिए। तो क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को, क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, वेग नियम। तो ये आपको दर अनुपातिक क्रिया नियम आपने पढ़ा होगा, या वेग व्यंजक वाला नियम है वो आपको यहाँ पे लिख के आना है। तो यहाँ पर आपको वेग नियम पूछा है तो ध्यान रखना, वेग नियम को हम वेग व्यंजक भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि वेग व्यंजक या वेग नियम को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा में बोल रहा हूँ, यहाँ इतना स्पेस नहीं लिख पाएंगे कि वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को कारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। वह किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान या भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में दे रखा है, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगला बेटा, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा क्या होती है। अभिकारकों के अणु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है उसको आप क्या बोलते हो, सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक अणुओं को दी गई वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि अभिकारक अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है वो तो सामान्य ऊर्जा। अब उस सामान्य ऊर्जा के अलावा जो और ऊर्जा दी जाती है जिससे वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो अभिकारक अणुओं को दी गई वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक और सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि देहली ऊर्जा बराबर आपकी औसत ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के पास होती है, औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। इससे आप यहाँ से ये पूरा एक्सप्लेन क्लियर कर सकते हो कि देहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। अगला है, संगत सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया हेतु 2 अवरोधकों के नाम लिखिए। तो एक तो ऊर्जा अवरोधक, दूसरा अभिविन्यास अवरोधक, मतलब उचित विन्यास होना चाहिए।
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो अवरोधक की बात करते हैं, तो एक तो ऊर्जा अवरोधक हो जाता है, ऊर्जा कितनी चाहिए, दूसरा अभिविन्यास। तो इसको आप इस प्रकार से कह सकते हो कि अर्थात अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा व उचित अभिविन्यास वाले अणुओं के मध्य टक्कर से उत्पाद बनते हैं। अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा व उचित अभिविन्यास वाले अणुओं से के मध्य टक्कर से ही उत्पाद बनते, बाकी से नहीं बनते। तो ये दो याद कर लेना, एक तो ऊर्जा अवरोध, दूसरा अभिविन्यास अवरोध। ठीक है, इसके बाद बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो आपके कि संगत सिद्धांत के अनुसार उन दो कारकों के नाम बताइए जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग को बढ़ाते हैं या ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो क्वेश्चन दोनों एक ही है, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्यों। देखो, संगत आवर्ती ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण संगत आवर्ती बढ़ती है। एक तो बेटा ये संगत आवर्ती, दूसरा प्रभावी संगत, ये दो कारक है, इसको आपको याद करना है कि संगत सिद्धांत के अनुसार उन दो कारकों के नाम बताइए जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। एक तो संगत आवर्ती और एक प्रभावी संगत। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा अगर अभिकारक की सांद्रता पहले पॉइंट में खेला दुगनी कर दी जाए और दूसरे पॉइंट में आधी कर दी जाए। जो द्वितीय कोटि की है तो मान लीजिए के बराबर उसकी सांद्रता है x और कोटि कौन सी है 2, दुगनी कर दी या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, तो दुगनी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, दुगनी का मतलब के बराबर a 2 और a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो बस 4a स्क्वायर 4 आ जाएगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग अगर दुगना करेंगे, अभिकारक की सांद्रता दुगनी करेंगे तो उसका वेग कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। दो शब्द को आधी कर दी जाए मतलब बट्टे में चला जाएगा कि के बराबर, देखो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि सीधी सी बात है, अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, द्वितीय कोटि की है, तो अभिकारक की सांद्रता दुगनी का मतलब द्वितीय का मतलब स्क्वायर, तो दुगनी करने का मतलब 4 गुना हो जाएगा। और अगर आधी करोगे, आधी करने का मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो अभिक्रिया का वेग 1/4, अर्थात वेग 4 गुना कम हो जाएगा, या अभिक्रिया का वेग 1/4 रह जाता है। तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना कम हो जाता है, ये तो ऐसे बोल सकते हो, या अभिक्रिया का वेग 1/4 हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, एक अभिक्रिया एक के प्रति प्रथम कोटि बी के प्रति द्वितीय कोटि है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पहले तो इसको लिखने का तरीका आना चाहिए, अभिक्रिया का वेग मतलब वेग लिख दिया, वेग नियतांक के हो गया। अब देखो ए के प्रति प्रथम कोटि तो पावर 1 लगा दी, और बी के प्रति कोटि द्वितीय कोटि है तो यहाँ 2 लगा दी। ठीक है, अब बी की सांद्रता 3 गुनी, तो यहाँ 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो बी की सांद्रता 3 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। अभिक्रिया का वेग 9 गुना। अब देखो ए व बी की सांद्रता कितनी कर दी जाए, दुगनी, तो ये 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव 6 की अदायु, मतलब इसका अदायु काल कितना दिया है, 5730 वर्ष है। इसके वेग स्थान की गणना कीजिए। देखो बेटा, रेडियो एक्टिव 6 अभिक्रिया, तो मैंने कहा कौन सी कोटि, प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि के लिए आदायु काल का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बराबर 0.693/k। वेग नियतांक ज्ञात करना, तो के का मान ज्ञात करना है, तो 0.693/t हाफ। अब देखो टी हाफ का मान यहाँ रख लो और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम आगे, इसके बाद देखो बेटा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको कह दिया कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और दोनों को मैंने स्पेशल इनका एक एक वीडियो अलग से बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, क्लास के बाद आप उसको जरूर देख लें। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आता है कि के बराबर 2.303 बट्टे में टी log R0/R। ठीक है, अगला
तो इसका यह पूरा डेरिवेशन है वो आप कर सकते हो आराम से। अब देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 50% वियोजन होने में 30 मिनट लगता है, तो अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। जो 50% वियोजन, साफ सवाल में कहते कि 50% वियोजन का मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, वो अर्धायुकाल, और अर्धायुकाल में कितना मिनट, 30, तो आंसर क्या आएगा इसका, 30 ही आएगा। अर्धायुकाल पूछा तो 30 मिनट। हाँ, यहाँ पर प्रश्न अगला ये पूछ सकता था आपको कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 20% वियोजन में 40 मिनट लगता है, तो उसका अर्धायुकाल ज्ञात करें। तो बेटा सीधी सी बात है कि उसका अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बराबर 0.693/k। तो पहले आपको के का मान निकालना पड़ेगा। तो के का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, के बराबर 2.303/t log, या तो आप इसको ये फॉर्मूला ले सकते हो a/a-x, ये इसको आप k बराबर 2.303/t log r0/r के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 20% वियोजन का मतलब कितना बच गया, 80। तो प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी 100 और ये 80, और कर सकते हो कैलकुलेट इसको आराम से यहाँ से। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम आगे कैलकुलेट जब करेंगे तो आपका मान इस प्रकार से आएगा। यहाँ तक का क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे है ही है, और इसको आगे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ये रहा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है हमने जो अपनी जो सीरीज स्टार्ट की थी फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर, कि काफ़ी बच्चों को मैसेज है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री हमें बिल्कुल भी नहीं आती है, और सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं में होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों को के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको हल करवा दिए हैं। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की मैंने एक PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शायद सेंड कर दी होगी, उनको आप देख लें। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद देखें कि उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इन तीनों चैप्टरों में से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इनकी आपको 2 से 3 घंटे की वीडियो मिल जाएंगे, उनको आप देख कर अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हो। इसके बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको इस प्रकार के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों की सीरीज चाहिए, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।